बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ना है हमें मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी के पढ़ने से पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी आए कहाँ से थे या कौन से काल के कवि है। तो अगर बात किया जाए कि हम लोगों ने कल पढ़ा था भक्ति काल, क्या पढ़ा था? भक्ति काल। तो भक्ति काल को हम लोग पढ़े थे कि जो भक्ति काल है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक। एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया था, एक संत काव्य जिसको ज्ञानाश्री शाखा बोलते हैं, एक सूफी काव्य जिसको प्रेम मार्गी शाखा बोलते हैं। तो संत काव्य में हम लोगों ने पढ़ लिया था कबीर दास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में, गुरु नानक के बारे में, दादू दयाल के बारे में, संत मूलक दास के बारे में, सुंदरदास जी के बारे में। तो संत काव्य हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। स्टार्ट हुआ है सूफी काव्य यानी प्रेम मार्गी शाखा स्टार्ट हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सूफी जो नाम है ये कहाँ से आया था। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सूफी नाम कहाँ से आया था जी? तो ऊनों से निकला है ये सूफी नाम। या जो सूफी लोग थे वो ऊनी वस्त्र धारण करते थे, क्या करते थे? ऊनी वस्त्र, ठीक है। और पूरा उनका एक ही पोशाक था नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। तो वहीं से ये क्या निकला? सूफी निकला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूफी काव्य, ठीक है। तो इसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि सूफी काव्य यानी प्रेम मार्गी शाखा में कौन कौन से कवि हुए हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी काव्य की बात किया जाए तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, मंजन है, ईश्वरदास है, उस्मान है, शेख नबी है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद है, असाइद है, ठीक है। तो ये सभी के सभी सूफी काव्य के धारा के क्या है? कवि है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है तो मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी ने बहुत सारी रचनाएं किया है और बहुत बेहतर बेहतर रचनाएं किया है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो अगला हम लोग का हेडिंग डाल दो मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो ये पता चल गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जैसी कौन से धारा के कवि है तो क्या बताओगे? प्रेम मार्गी क्या बोलो? प्रेम मार्गी धारा, या फिर ऐसे बोलोगे निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है, या सूफी काव्य धारा कवि है, ठीक है। चीजें समझ में आया? अब हम हेडिंग डालेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कवि मलिक मोहम्मद जैसी। क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्होंने बहुत सारी बेहतरीन रचनाएं किया था, ठीक है, इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। पद्मावत बहुत ज्यादा इनकी फेवरेट है, तो पद्मावत के बारे में भी आज जानेंगे, इसकी कहानी क्या है, ठीक है। समय मिल गया तो कहानी भी बताएंगे, नहीं मिला तो देखा जाएगा। लिखो इनका जन्म। जन्म कब हुआ था मलिक मोहम्मद जैसी का? तो जन्म लिखो 1492 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ है? 1492 ईस्वी में जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान लिखो, जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान हुआ है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। हाँ, रायबरेली कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में इनका क्या हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी की जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम था मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ, ठीक है। मलिक राजे अशरफ इनके पिताजी का नाम था। अगर बात किया जाए कि इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम तो शेख मोहिदी, शेख मोहिदी, मोहिदी। इनके गुरुजी का नाम क्या था? शेख मोहिदी। ये किसके अनुसार? तो ग्रियर्सन के अनुसार। किसके अनुसार?
ग्रियर्सन के अनुसार, पोस्ट में लिख लेना है ग्रियर्सन के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन व्यक्ति है, ठीक है। ग्रियर्सन क्या होता है, बहुत मार देंगे। ये हिंदी का सबसे ज्यादा प्रमुख कवि है, वो इन्हीं को, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताया है ग्रियर्सन के अनुसार। तो ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को क्या कहकर पुकारा है, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहकर पुकारा है। जब हम भक्ति काल पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, शुरुआत जब कराए थे उसी टाइम बताए थे भक्ति काल को क्या कहा गया है। ग्रियर्सन ने क्या बोला है भक्ति काल को, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से संज्ञा दिया है किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। इनकी मृत्यु, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लिखो। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु है 1548 ईस्वी। कब हुआ था, 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी रचनाएं या इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं एकदम तोता की तरह रट मारना है। कौन सी तोता की तरह, कौन सी, तो हरिमन तोता की तरह रट मारना है, ठीक है। तो हरिमन तोता की कहानी सुनेंगे, लेकिन तुम लोग को सुनने वाला काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं याद आ रहा है, तो कहानी हम ऐसे सुनाने वाला नहीं है किसी को। कहानी जबरदस्त है, लेकिन तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, उसमें से कोई भी कहानी नहीं सुनाएंगे। पढ़ाई लिखाई में जीरो है, कहानी सुनने में आ गए, तो ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, कहानी सुनने में हीरो, पढ़ाई लिखाई में जीरो, तो ऐसे नहीं ना कहानी सुनाया जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, हाँ, पढ़ाई में भी हीरो बनोगे तभी कहानी सुनाया जाएगा, नहीं तो नहीं सुनाया जाएगा। लिखो इनकी प्रमुख रचनाएं लिखो। पहला पद्मावत, सभी लोगों ने मूवी देख लिया होगा लगभग। पद्मावत ये एक महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। ये 1540 में इसका इन्होंने क्या किया था, लिखा था। 1540 ईस्वी में प्रकाशन किया था। पद्मावत के बाद है दूसरा अखरावत। अखरावत के बाद है कन्हावत। फिर उसके बाद है चित्ररेखा, इंपोर्टेंट है चित्ररेखा। स्टार बना लो, पद्मावत स्टार बना लो, अखरावत भी स्टार बना लो। चित्ररेखा के बाद है कहरनामा। ये भी इंपोर्टेंट है। कहरनामा के बाद है तुम्हारा मसलनामा। मसलनामा के बाद है आखिरी कलाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, ठीक है। आखिरी कलाम क्यों इंपोर्टेंट है, इसमें कयामत की रात का वर्णन किया गया। किसका रात, कयामत की रात। ये कब आता है कयामत का रात, हाँ, कयामत का रात कब आएगा, जब पेपर से एक दिन पहले वाला जो रात होता है वो क्या रहता है, कयामत की रात होता है। हाँ? उस टाइम पे दिमाग, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, बस एक ही चीज का टेंशन है, क्या रहेगा कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल वही होगा जो साल भर से तुम करते आए हो, वही कल भी होगा। क्या तमाशा, क्या होगा, तमाशा होगा। और आखिरी दिन में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या आएगा, बाटा में बाटा। वो नीचे से नहीं आएगा, वो ना ऊपर से आएगा। कहाँ से आएगा भगवान जाने। तो कयामत की रात का वर्णन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी की वो कौन सी रचनाएं हैं जिसमें कयामत की रात का वर्णन किया गया है, कयामत का वर्णन किया गया। तो वो कौन सी रचनाएं हैं, बताओ वो कौन सी रचनाएं होगी जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है, ठीक है। और अगर बात की जाए चित्ररेखा, तो ये लघु प्रेमाख्यान है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। प्रेमाख्यान मतलब छोटा प्रेम कहानी। कौन है, चित्ररेखा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया चीजें। तो हमें ये पता चल रहा है
कि मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन कौन सी रचनाएं किया है। पद्मावत का रचना किया है, अखरावट किया है, कन्हावट किया है, चित्ररेखा किया है, कहरनामा किया है, मुसलनामा किया है, आखिरी कलाम किया है। ठीक है, इन्होंने इतनी सारी रचनाओं को क्या किया है, हाँ इतनी सारी चीजों को रचना किया है। अब बात किया जाए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो कौन सा है, पद्मावत है। यानी रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सेन और रानी नागमती की कहानी है इसमें। तो कहानी कौन कौन सुनना चाहेगा? हाँ हाँ, तो कहानी इस वजह से नहीं चलाया जाएगा क्योंकि बाटा में बाटा किसी का यहाँ पे आने वाला है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो रानी पद्मावती की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो कहानी पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद कहानी पर चलेंगे, ठीक है। तो अगर बात किया जाए पद्मावत, हेडिंग डालो पद्मावत, हेडिंग डाल दो पद्मावत। थोड़ा पद्मावत के बारे में जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो पद्मावत की रचना कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ये हो गया ना सबका? तो पद्मावत का रचना कब हुआ है? 1540 ईस्वी में। ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, ठीक है। इसमें 947 हिजरी है। 947 क्या है? हिजरी। हिजरी की संख्या कितनी है? तो 947। ये टेंशन ना लो, ये यूपी बोर्ड में कहीं से नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी है। यूपी बोर्ड में तुम्हारा यही पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं कौन कौन सी है, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, हाँ, इस चित्ररेखा, यही सब पूछेगा, रचना ही पूछेगा। कहरनामा, मसलनामा, यही सब आएगा। ये सब हिजरा वाला नहीं पूछेगा, हिजरी कितना है क्या है, ठीक है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ये आगे चलकर ग्रेजुएशन यानी बीए करोगे, एमए करोगे या किसी भी चीज की तैयारी करोगे तब उसमें क्वेश्चन आएगा ये सब, ठीक है। अगर बात किया जाए पद्मावत को कितने खंडों में बांटा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पद्मावत को कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो पद्मावत को 57 खंडों में बांटा गया। कितने खंड में? 57 खंडों में पद्मावत को बांटा गया। ये अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत आगे चल के काम करेगा। कितने खंड में बांटा गया है? 57, ठीक है। अगर बात किया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, इंपोर्टेंट है इनका कथन रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो लिखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का, आचार्य, स्टार वाला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। बड़ा महाकाव्य कहा है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला है पद्मावत को, रचना को, कि ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा क्या है, यानी सबसे बड़ा, प्रथम मतलब सबसे पहले बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। इसके बाद एक और है महाकाव्य हिंदी साहित्य में, दो है बहुत बड़ा एक प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के बाद। तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश आगे मिलेंगे हमें। अभी फिलहाल में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पद्मावत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले लिखो पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का, पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का, काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना गया। प्रौढ़तम काव्य माना गया है। ये सब पॉइंट याद होना चाहिए कि शुक्ल जी ने क्या कहा है, सूफी काव्यों ने क्या बोला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब हम बात करेंगे पद्मावत में कहानी किसकी है। अब पद्मावती यानी कहानी किसकी है, ठीक है जी, मिटा दो ये। तो पद्मावती जो कहानी है राजा रतन सेन की, किसकी कहानी है, राजा रतन सेन, उनकी उनकी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या है, राजा रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है, पहली पत्नी का नाम है नागमती, इस बात का ध्यान रहे। दूसरी पत्नी का नाम है क्या, पद्मावती, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध महायुद्ध सब कुछ हो गया रानी पद्मावती के लिए। हाँ हाँ, तो ये तो छोटा मोटा काम है, ये सब छोटा मोटा काम है आजकल के पगलपंथी वाला। हाँ, तो ये कहानी है ये कहानी है रानी पद्मावती की, किसकी कहानी है, रानी पद्मावती की कहानी है। ध्यान से सुनो, ये कहानी है रानी पद्मावती की, ठीक है। तो ये जिसी को बोला गया है पद्मावत, जिसकी रचना किया गया है, और इसके रचनाकर्ता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, अगर ये नहीं होते तो इतना अच्छा कहानी हमको सुनने का ना मिलता, ना पढ़ने को मिलता, ना जानने को मिलता कि पहले के जमाने में लोग क्या क्या करते थे, ठीक है। तो ये कहानी है रानी पद्मावती की। और इससे पहले रानी पद्मावती यानी चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा कौन थे, चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सेन, राजा रतन सेन, ठीक है। जो मूवी देखा होगा पद्मावती, उसके लिए कहानी आसान हो जाएगी, जो नहीं देखा होगा वो समझ जाएगा, ठीक है। चित्तौड़ के राजा कौन थे, राजा रतन सेन थे, ठीक है। और पद्मावती कहाँ की थी, तो पद्मावती थी सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में, सिंघल द्वीप कहाँ पड़ता है, श्रीलंका। ये श्रीलंका की क्या थी, रानी थी, कौन, सिंघल द्वीप, श्रीलंका की रानी थी रानी पद्मावती। समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रहा है, ये रानी पद्मावती सिंघल द्वीप की थी जो कि श्रीलंका में पड़ता था। और राजा रतन सेन थे चित्तौड़ के, चित्तौड़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान, राजस्थान भारत में, राजस्थान का एरिया है चित्तौड़। तो समझ लो कि राजस्थान से कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे, और उठा कर ला दिए रानी पद्मावती को, ठीक है। और राजकुमारी पद्मावती से इन्होंने क्या किया था, राजकुमारी पद्मावती से इन्होंने प्रेम विवाह किया था, राजकुमार नहीं सॉरी राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी पद्मावती से प्रेम विवाह किया था, ठीक है। पहले के जमाना में ऐसा ही होता था, कोई अगर किसी को बचा देता था, मदद कर देता था तो लोग क्या करते थे, अपनी लड़की की शादी उससे करा देते थे। तो कहानी में आगे मिलेगा इस चीज का क्या चक्कर था। तो ठीक है जी, तो ये रानी पद्मावती से पहले भी राजा रतन सेन का शादी हो चुका था, रानी पद्मावती से पहले भी राजा रतन सेन का विवाह ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया किसी और के साथ, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है कि क्या है देखते हैं। तो इस कथा को दो भागों में बांटा गया है, यानी पद्मावती की कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कथा को दो, कथा कहानी जो भी समझना समझो, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। एक क्या है, पूर्वार्ध, दूसरा है उत्तरार्ध, दूसरा है उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध मतलब रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है। पूर्वार्ध में क्या है, रतन सेन, रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं इसमें पूर्वार्ध में,
इसमें क्या बोला गया है? विवाहोत्तर जीवन, विवाह के बाद के जीवन का। तो पूर्वार्ध मतलब क्या होगा जी? पहले। तो पहले तो शादी किससे हुआ था? पहले इनकी शादी हुई थी नागमती से। किससे हुआ था? नागमती। इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? नागमती। इनकी दो पत्नियां थी। कितनी पत्नी? दो। एक का नाम था नागमती, दूसरे का नाम था पद्मावती। ठीक है। तो पद्मावती के पास क्या था? पद्मावती के पास एक तोता था। क्या था? तोता। ठीक है। तो कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पद्मावती के पास क्या था? एक तोता था। उस तोता का नाम क्या था? रानी पद्मावती के पास एक तोता था, वो फेवरेट तोता था। तोता को क्या बोलते हैं? पैरॉट। उसका नाम था हरमन तोता। क्या नाम था? हरमन तोता। याद रखना इस तोते को, बहुत ही ये हेल्प किया है। हाँ। तो जो जान गया है वो शांति रहे, जो नहीं जाना है वो जानेगा। हीरामन तोता है, हरमन नहीं, हीरामन। तो अब हम लोग जानेंगे कि कहानी चल क्या रही है। ठीक है जी। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हर एक चीज को एक नाम दिया है। हर एक चीज को क्या किया है? एक नाम दिया है। देखो, ये क्वेश्चन, नाम वाला क्वेश्चन 12 में नहीं आएगा, लेकिन तुमको बीए में मिलेगा। और बीए में और प्लस ए में, दोनों में मिलेगा। अगर तुम हिंदी से कुछ भी कर रहे हो, बीए और ए में, तो ये दोनों चीजें मिलेगा। ठीक है। तो इस एक साइड लिखो पात्र के नाम, एक साइड लिखो प्रतीक। पात्र के नाम, एक साइड लिखो प्रतीक। तो पहला है चित्तौड़। कहाँ कहानी है? चित्तौड़ की। कहाँ कहानी है जी? चित्तौड़ राजस्थान की कहानी है। और इसमें तो चित्तौड़ को तन का प्रतीक माना गया। क्या? तन। मतलब ये जो हमारा शरीर है, पहला शरीर का पहला पार्ट क्या है? अंग या तन, जिसको हम लोग बोलते हैं, यही है। ठीक। फिर सिंघल द्वीप श्रीलंका, दूसरा क्या है? सिंघल द्वीप श्रीलंका। सिंघल द्वीप कहाँ पे है? श्रीलंका में। ठीक है। तो श्रीलंका, इसको हृदय का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक माना गया है? हृदय माना गया। ठीक है। राजा रतन सेन। राजा रतन सेन क्या है? कौन बताएगा? अरे पागल हो, राजा रतन सेन आजकल तुम्हारे फेवरेट जो क्या है, हीरो है, एक्टर है, उसी को क्या बोलते हैं? नायक। क्या बोलेंगे? नायक। नहीं, राजा रतन सेन इस फिल्म का क्या है? नायक है, हीरो है। ठीक है। तो ये मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ। अब आएंगी रानी पद्मावती। अगला क्या आएंगी? रानी पद्मावती। रानी पद्मावती। तो पद्मावती क्या होंगी? नायक की नायिका? हिम्मत कोई दियो लो कि नायक होगी। तो क्या होंगी? नायिका। ये सात्विक बुद्धि के प्रतीक होगी। किसके प्रतीक होंगी? सात्विक बुद्धि। यानी इनके पास बुद्धि जो थी एकदम सही थी, अच्छा था। ठीक है। सात्विक बुद्धि। और एक और रानी होंगी, दूसरी रानी का नाम क्या होगा? हाँ। एक रानी होगी रानी नागमती। रानी नागमती, ये संसारिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संसारिक बुद्धि। इनको ही किसी ने काट दिया था, पता ना कौन सा काटा था, जिसने भी काटा था, ये थोड़ा सा अति कर दी। अति का परिणाम ये हुआ, बहुत दुखद परिणाम हुआ। रानी नागमती संसारिक बुद्धि, रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला है, अगला है हीरामन तोता। अगला क्या है? हीरामन तोता, जो रानी पद्मावती का फेवरेट तोता था। ठीक है। ये हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन, मोस्ट इंपोर्टेंट है राघव चेतन। राघव चेतन ही तो कहानी खेल गया है। राघव चेतन, ये प्रतीक है शैतान का। किसका प्रतीक है? हाँ, ये सबके जीवन में है राघव चेतन। मैक्सिमम लोगों के जीवन में राघव चेतन मिल जाएंगे। किसका प्रतीक है?
शैतान का, यानी जो काम बनेगा वो बीच में आकर क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे, अड़ंगा लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगला है अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुना है किसी ने अलाउद्दीन खिलजी का? अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का था। ठीक है, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये माया का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? माया, यानी माया से चीजों को गायब कर देना, दिखा देना, यानी माया मतलब जादू। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रहा है हमको, हम लोगों को। तो देखो, हम लोग पात्र क्लियर कर लिए कि पात्र कौन किसके प्रतीक है। कहानी कहाँ की है? कहानी कहाँ की है? तो चित्तौड़ राजस्थान की कहानी है। और इसमें कहानी में दो पार्ट है। पहला पार्ट में राजा रतन सेन का शादी होता है नागमती के साथ। ठीक है, तो नागमती कुछ करती है, बोलती है कुछ। ठीक है, विवाद होता है, उनका तोता आया रहता है इनके पास, रतन सेन के बाद फिर चला जाता है कहाँ पे? श्रीलंका। ठीक है, दूसरा पार्ट में वहां की कहानी है। ठीक है, नागमती का वियोग खंड आगे मिलेगा, नागमती का क्या? वियोग खंड। तो ये 12 में नहीं मिलेगा तुमको, किसमें मिलेगा? जियोग्राफी बोले ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीए और जब एमए करोगे तब, इससे पहले नहीं मिलेगा। इसमें प्रतीक का नाम जान लिए कि चित्तौड़ जो है तन का प्रतीक है, सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है, राजा रतन सेन जो है मन का प्रतीक है यानी नायक भी है, रानी पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि के प्रतीक है, रानी नागमती जो है संसारिक बुद्धि का प्रतीक है, हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। ठीक है, इतने सारे जान गए, तब अब बाकी रह गया है इसकी कहानी। ठीक है, तो कहानी के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। इसकी कहानी हम एकदम लाइन बाई लाइन क्या करेंगे, कल सुनाएंगे। रानी पद्मावती की कहानी कल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल एकदम टाइम से आ जाना है, कहानी का आनंद लेना है और चीजें को समझना है कि आखिर में कहानी है किस चीज के लिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला क्लास स्टार्ट होगा रानी पद्मावती की कहानी।